हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने थिन फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में का टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने फिज़िकल डेपोरेशन के बारे में जाना था कि कैसे हम फिज़िकल डेपोरेशन में थिन फिल्म प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। अब आज के लेक्चर में हम केमिकल डेपोरेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे केमिकल डेपोरेशन की हेल्प से हम अपने थिन फिल्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल डेपोरेशन होती है। केमिकल डेपोरेशन माने कि इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इसमें हम कोई गैस का गैशियस टारगेट होता है मटेरियल, उसको हम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। उससे हम अपनी डिज़ायर्ड थिन फिल्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो भी हमारी एप्लीकेशन जो है उसके हिसाब से हम अपने उसको केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवा के हम उसको अपने थिन फिल्म्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो केमिकल डेपोरेशन होती है ये कुछ 5 तरह की डेपोरेशन होती है। सबसे पहले है सोल जेल टेक्निक्स, दूसरा है केमिकल बाथ, तीसरा है स्प्रे पायरोलिसिस, फोर्थ इज प्लेटिंग और फिफ्थ है केमिकल वेपर डेपोरेशन। ठीक है जी। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सोल जेल टेक्निक्स। अब सोल जेल टेक्निक्स क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं सॉल्यूशंस में से, और उन सॉल्यूशंस में से हम जेल की फॉर्मेशन कर देते हैं। जेल फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। ठीक है जी। तो जो जेल फॉर्मेशन होती है उसी को यूज़ करते हुए हम अपना जो एप्लीकेशन हमें बनानी है, जो एप्लीकेशन हमें चाहिए, डिज़ायर्ड एप्लीकेशन है, हम उसमें उसका प्रयोग, इस जेल का प्रयोग करते हैं। अब कई सारे सोर्स जेल के जो सिंथेसिस प्रोसेसेस है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कुछ जो कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोलाइसिस कंपाउंड्स है, या हमारे पास जो क्लोराइड्स है, उसका यूज़ करके हम उसको एक एक्वस या ऑर्गेनिक मीडियम में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, अब हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं ये मेरे पास कौन से हो सकते हैं? यूजुअली जनरली ये आपके एल्को ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है जी। एल्को ऑक्साइड होते हैं जो कि आपको हो सकता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जिंक, आपका जर्मेनियम, ये आपका टिन, और भी बहुत हो सकते हैं जो इसके कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मेथड है आपका सोल जेल का, जो मेथड है ये मेनली आपका फेस कन्वर्जेशन पे बेस्ड है। ठीक है। फेस कन्वर्जेशन पे आपका बेस्ड है, जिसमें आपका एक सोल बनता है, और ये जो सोल है ये आपका मेनली मेटेलिक, ऑर्गेनो मेटेलिक, या फिर एल्को ऑक्साइड्स प्रीकर्सर से बने होते हैं। ठीक है जी। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक, ये जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक होता है ये एक केमिकल कंपाउंड होता है। एक केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड विच consist of a metal atom and a carbon atom of organic molecule। ठीक है जी। मतलब कि ये एक ऐसा एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक मेटल एटम भी होता है और एक कार्बन एटम होता है। और वो कौन सा कार्बन एटम होता है? जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करता है। सेकंड आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो ये प्रीकर्सर होते हैं, प्रीकर्सर्स ये क्या होते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम अनदर सब्सटेंस को, another substance is formed। ठीक है जी, is formed।
एक ऐसा मटेरियल जिससे कोई और मटेरियल को बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास जो सोल ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, हमारे पास अगर जो भी हमने टेक्निक्स को यूज़ करके इस सोल जेल के अंदर जो भी कोई कंपाउंड्स या क्लोराइड्स को हम सिंथेसाइज करके हमारे पास जो सोल ऑब्टेन होता है, अब इस सोल को हम एक सोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स में सस्पेंड कर देते हैं, डाल देते हैं, वो भी किस में, एट अ लो टेम्परेचर पर। इतने कम टेम्परेचर पर डाल के उसको हम पॉलीमराइज्ड कर देते हैं ताकि हमें वेट जेल मिल सके। अब हमें वेट जेल तो मिल गई, ठीक है, अगर हमारे पास वेट जेल आ गई तो इससे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस में हमारे पास हमें वेट जेल का यूज़ है नहीं, उसका हमारे पास यूज़ ही नहीं होता है, वेट जेल का हमारे पास यूज़ ही नहीं है। तो इस वेट जेल को हम ड्राई जेल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वेट जेल को हम ड्राई जेल में यूज़ कर देते हैं, वो भी कैसे, बाय हीटिंग। ठीक है जी। हीटिंग को यूज़ करके हम इसमें से सॉल्वेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमें ड्राई जेल मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसको मैंने सिंथेसाइज करके, मैंने प्रोसेस को यूज़ करके, फेस कन्वर्सेशन का यूज़ करके मैंने सोल ऑब्टेन कर ली। अब ये सोल अलग अलग टेक्निक से, जैसे कोटिंग होगी, मेरे पास जेलिंग होगी, प्रेसिपिटेशंस हो गया, स्पिनिंग हो गया, उससे मैं अलग अलग एप्लीकेशन को बना सकता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोटिंग करके मेरे पास ये जेल में आ गया। ठीक है, ये इस जेल से मैं डेंस फिल्म बना सकता हूँ, या इवेपोरेट करके मैं ज़ायरो जेल बना सकता हूँ, उसको हीट करके मैं ग्लास या सेरेमिक बना सकता हूँ, या फिर ड्राई करके मैं एरोजेल बना सकता हूँ, और स्पिनिंग करके मैं फाइबर्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी कुछ एप्लीकेशन ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआत के स्टेजेस में हमारे पास ये जो सोल होता है ये एक कोरोडियल सोल्यूशन होता है। और ये कैसे ऑब्टेन होता है, एक होता तो फेस कन्वर्सेशन से है, लेकिन ये कैसे होता है, ये पॉलीकंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन से होता है। ठीक है, इनके रिएक्शन से उस कोलोइडल सॉल्यूशन जिसको हम सोल बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट होती है। और जो सोल होता है ये आपका नैनो रेजिम यानी नैनो साइज के होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ये आपका होता तो मिक्सचर्स है। ठीक है, दो चीज़ का मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपका कोई भी दो सॉल्यूशंस हो गए। आपका एक जो सॉल्यूशन होता है, जैसे एक सब्सटेंस हो गया, जो सब्सटेंस होता है उसको डिस्पर्स किया जाता है अनदर सब्सटेंस में। ठीक है जी, अनदर सब्सटेंस के अंदर। ओके, तो ये होता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अब ये जो सोल होता है इससे हम मोनोलिथिक जेल को में परिवर्तन करते हैं, में कन्वर्ट करते हैं। और ये कैसे होता है, ये जो सोल होता है ये आपका नैनो साइज का होता है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो हम इसके अंदर इसके मास जो मटेरियल है उसका, या फिर हम तो मास इंक्रीज करते हैं, या फिर उसके जो सराउंडिंग्स है, जो उसकी इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम कुछ चेंजेस लाते हैं। जैसे उसकी पीएच वैल्यूज़ होगी, या उस सॉल्वेंट में हम कोई सब्स्टिट्यूट सब्सटेंस कर देते हैं उस सॉल्वेंट के अंदर, जिससे मेरा मोनोलिथिक जेल बनता है। और ये जो जेल होती है ये आपकी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और स्टेबल भी होती है। ठीक है जी। तो इससे हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास कई सारे, इस जेल से हमारे पास जब हम सॉल्वेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, जो जेल हमारे पास आती है उससे हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका सिंथेसिस उसको कैसे की गई है और हमारे पास
कैसे उसकी कौन सी एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे उसकी रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। अभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं ये मेरे पास कौन से होते हैं, एक तो आपने जो हमने पीछे फोटो में इमेज में देखा था, एक तो होती है मेरे पास जारोजेल्स, एक होती एरोजेल्स, और मेरे पास एक है क्रायोजेल्स, ठीक है, एक होती है मेरे पास एम्बीजेल्स, ठीक है जी। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं जो हमारे पास जेल हमारे पास आई है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये जो टेक्निक है ये एक लो कॉस्ट टेक्निक है, जिसमें हम जो एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, मेटल सॉल्ट का, उसको हीट करते हैं। वो भी कोई हमारे पास जो पीएच लेवल्स का गिवन होता है, ठीक है जी, वो भी एक लो, और उसको एक बंद बोतल में जिसमें सब्सट्रेट होता है उसके अंदर हीट किया जाता है, ताकि वो जो सोल्यूशन है वो हमारे सब्सट्रेट के ऊपर एक थिन लेयर बना दे जाए, ठीक है। और ये सब जो है चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आपका मेनली आपका कोटिंग्स के बारे में होता है, ठीक है। ये जो आपकी इससे क्या होगा, इसका ये होगा कि ये जो हमने कोटिंग कर रहे हैं इसके अंदर, जो हमारे पास सोल्जर की कोटिंग्स होती है थिन फिल्म की, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि लो कॉस्ट है, साथ ही साथ ये आपका लो टेम्परेचर पे करते हैं, हम इसके कोटिंग्स करते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर पे करने का क्या फ़ायदा होता है, लो टेम्परेचर करने का फ़ायदा ये होता है कि ये इसके यहाँ पे एक बहुत ही कम इम्पैक्ट से ये लेयर्स पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है। ओके जी। तो हमारे पास जो सोल जेल टेक्निक्स है, हमारे पास जो सोल जेल की टेक्निक्स है, सोल जेल की, उसकी हमारे पास काफ़ी सारी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है जी, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल है। उनमें से एक एप्लीकेशन है हमारे पास थिन फिल्म कोटिंग। अब ये जो थिन फिल्म कोटिंग होती है, इसके अंदर मेनली हम मेटल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं एज अ प्रीकर्सर्स, ठीक है जी। जो आपने इमेज में देखा था, जिसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास बीकर में जो सोल्यूशन था वो प्रीकर्सर सोल्यूशन था, उसके अंदर या तो ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं या इनऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी जो थिन फिल्म कोटिंग्स होती है उसको हम अपने अपने एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। सो जो थिन कोटिंग्स होती है थिन फिल्म के ऊपर, वो एक्चुअली ही थिन लेयर्स होती है हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। अभी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। ये आपके पास होते हैं, एक तो होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक होता है आपके पास गोल्ड, एक होता है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। और भी कई सारे रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। इन रॉ मटेरियल्स को हम एज अ सबस्ट्रेट फंक्शन करते हैं, जिससे उनकी हम ऑप्टो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर सकते, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये कौन सी होती है, ये आपको भी आपने सुना होगा इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, कंडक्टिविटी एंड एंटी रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, एंटी रिफ्लेक्शन। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका यूज़ करके हम इनके अंदर जो हमारे पास जो हम जो मटेरियल्स एप्लीकेशन में यूज़ करना कर रहे हैं, जो कोटिंग्स कर रहे हैं, उस थिन लेयर की हम इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इनमें मॉडिफिकेशन करके हम उसकी थिकनेस को कर सकते हैं, को मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें कितना पतला चाहिए, क्योंकि जो इसकी थिकनेस होती है थिन फिल्म की थिकनेस वो माइक्रोमीटर से लेकर नैनोमीटर तक हम उसको
कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपका आप कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक तो आपका थिकनेस हो गया, दूसरा होगा कि मैं नंबर ऑफ लेयर्स मैं मुझे कितने चाहिए एक थिन फिल्म के अंदर, कि कई बार क्या होता है कि थिन फिल्म का ही हमें 2 या 3 लेयर्स की चाहिए होती है एक सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है कि एक थिन फिल्म के अंदर कि हमारे पास कौन कौन सी कैसी हम कोटिंग्स को कर सकते हैं। तो पहली कोट हमारे पास है वो है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। अब ये जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है ये क्या करती है, ये 2 डिफरेंट सबसेट के बीच में लगाई जाती है उनकी बाउंड्री के ऊपर। उससे क्या होता है, ये अननेसेसरी रिफ्लेक्शन को ब्लॉक करता है, इनहिबिटेशन करता है, ठीक है जी। अब ये 2 डिफरेंट सबसेट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्लास या एयर, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में देख लीजिए, एक सबस्ट्रेट आपका ये है, एक सबस्ट्रेट है, एक आपका इंसिडेंट मीडियम है जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मैंने ग्लास ले लिया और जो इंसिडेंट मीडियम है वो एयर ले लिया। तो मैंने इन दोनों की बाउंड्री पर एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगा दी। तो इससे होगा क्या, जो ये लाइट आ रही है ये हमारे पास यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये अननेसेसरी रिफ्लेक्शन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड है मेरे पास हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग। ये जो कोटिंग होती है ये होती बिल्कुल एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की तरह है, लेकिन इसके अंदर हम इसमें जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी है सरफेस की उसको बढ़ा देते हैं मिरर कोटिंग से। इससे होता क्या है कि इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ओके, थर्ड आता है मेरे पास पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है, नाम से कि ये पार्शियली लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें हम बीम स्प्लिटर का यूज़ करते हैं। तो बीम है वो स्प्लिट होके एक पर्टिकुलर रेशियो पे बट जाती है, ठीक है। 2 अगर हमने कुछ 2:1, 2:3 ऐसे रेशियोज पे ये बीम को स्प्लिट कर देता है, जिससे ये कुछ लाइट को एक जगह रिफ्लेक्ट करती है और बाकी लाइट को कहीं और रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई रेशियो नहीं है तो वो लाइट को कुछ आगे भेज दिए 1, जैसे सपोज ये 1:, अगर मेरे को ये 1:1 का है तो ये लाइट को कुछ लाइट बैक करेगा और कुछ ये बैक रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर कोई रेशो पे है, ठीक है, जैसे सपोज A:B है, तो जैसे ये किसी उस पे रिफ्लेक्ट कर दी है, एक लाइट को एक यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी और ये किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। फोर्थ आता है पोलराइजेशन कोडिंग। अब इसके अंदर हम पोलराइजेशन का यूज़ करते हैं और हम इसके अंदर 2 तरह के पोलराइजेशन का यूज़ करते हैं। एक होता है P, एक होता है S। अब P क्या होता है, P आपका पैरेलल ऑफ प्लेन ऑफ इंसिडेंट के पैरेलल में होता है और ये आपका परपेंडिकुलर में होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर में होता है। अब ये क्या करता है, पोलराइजेशन कोटिंग की हेल्प से हम जो लाइट आ रही होती है इंसिडेंट मीडियम से, ये उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है जो कि ऑर्थोगोनली रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पर और दोनों मीडियम में, ठीक है। तो ये तो सेम जगह रिफ्लेक्ट ही कर रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा, ये कितना आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कितने कैसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। लास्ट आता है आपका डिप कोटिंग। अब डिप कोटिंग सबसे ईजीएस्ट मेथड है थिन फिल्म की सिंथेसिस का। क्यों? क्योंकि इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं, बहुत ही फास्ट रेट पे होते हैं, जिनका हम बहुत ही मैक्सिमम डिग्री पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसीलिए ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज हमें, तो हम क्या बात करते हैं स्मॉल स्केल की बात करें कि स्मॉल स्केल पे हो सकता है, लेकिन अगर ये मैं लार्ज स्केल की बात करूँ, अगर मैं लार्ज स्केल की मैं बात करूँ तो
क्या वहाँ पे भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट वहाँ पे हमें थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर वो थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी होगी, जिससे हमें लार्ज सरफेस पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं लार्ज स्केल पर। इसका प्रिंसिपल बहुत सीधा है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि एक सोल प्रिकर्सर है, उसमें हमने सबस्ट्रेट को डिप करना है। डिप करने के बाद कुछ देर करने के बाद उसमें डिपॉजिट हो जाएगी, जो हमारे पास सोल प्रिकर्सर के जो वहाँ पे अंदर जो हमारे पास जो जेल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर से जो सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करके हम जो हमारे पास जो भी हमारे पास जेल है वो इसके ऊपर हम कोट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है हमारे पास सोल जेल टेक्निक्स होती है। तो जो तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोल जेल टेक्निक्स क्या होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, केमिकल डेपोरेशन पे। वो सेकेंड टाइप है, वो है आपके केमिकल बाथ डेपोरेशन। तो अब बात करते हैं हमारे अगली टेक्निक की, जो है केमिकल बाथ डेपोरेशन के बारे में। अब जो केमिकल बाथ डेपोरेशन है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है आपका सोल्यूशन सोल्यूशन ग्रोथ टेक्निक। ठीक है जी, सोल्यूशन ग्रोथ टेक्निक। तो ये जो टेक्निक्स होती है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स होती है, सिंपल टेक्निक्स है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इकोनॉमिकली रिप्रोड्यूस टेक्निक है, जिसके अंदर हम एक लार्ज एरिया डेपोरेशन भी हम कर सकते हैं और वो भी कम टेम्परेचर पर। और साथ ही साथ ये जो टेक्निक है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स है हमारे पास, जितने भी हमने केमिकल डेपोरेशन में है वही सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक्स है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है मेनली, अगर मैं बात करूँ तो मेनली हम इसके अंदर कैल्कोजेनाइड फिल्म्स कैल्कोजेनाइड फिल्म्स एज वेल एज मेटल ऑक्साइड फिल्म्स हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टेम्परेचर पर। तो इसमें होता है क्या है, इसके अंदर हम एक सोल्यूशन में एक मेटल को डिसॉल्व कर देते हैं, उसके सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं एक एक्वस सोल्यूशन के अंदर। जो सोल्यूशन है तो वो एक्वस सोल्यूशन होता है, वो क्या करता है, वो हमारे पास केटाइंस को रिलीज करता है। अब ये जो केटाइंस होते हैं ये आपका नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है जी, अब इस मेटल सॉल्ट के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर हम इस मेटल सॉल्ट को एक नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो कि हमें कंपाउंड हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस के प्रेजेंस में उसको डिसॉल्व किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, जो कि हमें एनाइंस प्रोवाइड करता है। अभी एनाइंस क्या होता है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है और कैटाइंस होता है आपका नेगेटिवली चार्ज आयंस। अब इन दोनों के रिएक्शन से हमें एक कंपाउंड हमें मिल जाता है। ठीक है जी, एक कंपाउंड हमें मिल जाता है। तो इस तो ये जो टेक्निक है, केमिकल बाथ टेक्निक है, ये फर्स्ट टाइम जब हुई थी, ये आपका यूज़ हुआ था 1884 के अंदर यूज़ हुआ था। ठीक है जी, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हमें पता है, बताता हूँ कि इसके एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बहुत ही इसके अच्छे एडवांटेजेस है। तो पहला इसका एडवांटेज आता है कि ये तो एक तो पहले बहुत सिंपल टेक्निक है। ठीक है, दूसरा ये अगर आप अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ही चीप है, इनएक्सपेंसिव फॉर लार्ज स्केल। ठीक है जी, फॉर लार्ज स्केल। थर्ड है, ये आपका इसको हैंडल करना बहुत ही सेफ है। ठीक है जी, आप इसको बड़े इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। फोर्थ है, ये पोर्टेबल है। आप इसको अगर इसका कोई प्रॉपर इतना बड़ा सेटअप नहीं है, आप इसको जैसे हमारे स्मार्टफोन्स है वो पोर्टेबल है, इसको हम कहीं पे भी
लेके जा सकते हैं, वैसे ही ये भी पोर्टेबल है। ठीक है जी। फिफ्थ है, ये नॉट नॉट ए टाइम कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग मेथड। मतलब कि ये ऐसा टेक्निक है जिसको अगर आपने प्रॉपरली यूज़ किया, प्रॉपर स्टेप्स के साथ ही आपने इसको यूज़ किया, तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये बहुत ही जल्दी इसमें हो जाएगा। एंड सिक्स्थ इज नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड इन हाई वैक्यूम। ठीक है जी। मतलब कि इसको हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, ये जो टेक्निक है, अब इस ये जो टेक्निक होती है, ये आपका मेटल आयंस के रिलीज को कंट्रोल करती है, जो कि एक सल्फाइड या सेलेनाइड आयंस को के साथ रिएक्ट करती है एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। अब जैसा आप इसमें देख सकते हैं, एक हमारे पास इमेज है, ये वाली इमेज है, ये इसका अपरेटस होता है, ये इसको इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब मतलब दिखाया गया है, और उसको कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। मतलब कि ये चीज़ें होती है, एक इसके अंदर आपका टेम्परेचर सेंसर होता है, थर्मोमीटर होता है, सबस्ट्रेट होता है जो कि होल्डर पे लगा होता है, होल्डर के साथ होता है, एक होता है आपका ऑयल बाथ। ठीक है, एक सोल्यूशन होता है, एक कॉयल होती है जो उसको हीट करेगी, एक मैग्नेटिक स्टीयर होता है जो उसको स्टीयरिंग करेगी, एक आपका टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, मेनली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ग्लास स्लाइड्स होती है। ठीक है, ग्लास स्लाइड्स होती है जिसके ऊपर हमने सबस्ट्रेट रखा होता है। तो इसको हम रोटेट करवाते हैं रोटेट करवाते हैं एट कांस्टेंट स्पीड। किसके साथ रोटेट करवाते हैं, मोटर के साथ रोटेट करवाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस ग्लास साइड स्लाइड, इसमें टेक्निक के अंदर, इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है हमारे पास, जिस पे हमने डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, उसको हम उसको हम विद डिपॉजिट करते हैं डिपॉजिट करते हैं विद सूटेबल सूटेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, एक जो ये बीकर है, सॉरी, ये जो बीकर है, ठीक है जी, इस बीकर, ये जो ग्लास स्लाइड्स आप देख रहे हो, ये वाली ग्लास स्लाइड्स ये है। तो इस बीकर में हम जो सब्सटेंस डालते हैं उसको हम एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ और प्रॉपर पीएच लेवल्स का मेंटेन करते हुए उसको हम इस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स मिक्स करते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है, इसका हम पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। अब मेंटेन किस में करते हैं, यूजुअली ये आपका पीएच लेवल 10 पे मेंटेन करके रखता है अप्रोक्सीमेटली। तो जब ये रोटेट हो रही होती है, ठीक है, रोटेट हम इसको कर रहे होते हैं, तब इसका जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो इस ग्लास स्लाइड्स पे जाके टकराते हैं। जब जैसे ही टकराएंगे, तो जैसे ही टकराएंगे तो आपकी डेपोजिशन जो है, डिकम्पोजिशन जो है, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तभी हमने थर्मामीटर को लगा के रखा हुआ। ठीक है, तो आपका ये सॉरी, ये आपका जो थर्मामीटर लगे हुए हैं, इसका जो टेम्परेचर नापते हैं, ये कौन से किस टेम्परेचर पे, हाँ, ये इसकी डेपोजिशन हमारे पास डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही टकराएंगे, तो जो सबस्ट्रेट हमने ग्लास स्लाइड पे रखा हुआ है, उस पे हमारे पास एक फिल्म चढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो उसके ऊपर वो चलना डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास केमिकल वार डेपोजिशन के बारे में था। तो अब बात कर लेते हैं स्प्रे पायरोलिसिस के बारे में। ठीक है जी, ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले टाइप की, जो है स्प्रे पायरोलिसिस का। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है,
क्योंकि ये जो टेक्निक है ये थिन फिल्म और थिक फिल्म साथ ही साथ सेरेमिक कोटिंग्स में काम में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जितनी हमने टेक्निक सब पढ़ी है उनसे उनसे ज़्यादा ये जो टेक्निक होती है ये आपकी एक तो सिंपल है, प्लस ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। ठीक है जी। अब ये जो कॉस्ट इफेक्टिव है ये कौन किसके रिगार्डिंग है? ये आपके इक्विपमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है जी। इसकी जो इक्विपमेंट है ये उसके रिगार्डिंग कॉस्ट इसकी ज़्यादा सस्ती रहती है। तो ये जो टेक्निक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। तो ये जो ये टेक्निक है इसमें कोई भी हाई क्वालिटी के हाई क्वालिटी के सबस्ट्रेट्स या केमिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है जी। इसमें कोई भी हाई क्वालिटी के सबस्ट्रेट या केमिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अपने डेपोरेशन के प्रोसेस में। तो इससे ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी टेक्निक है। ठीक है जी। इजी टेक्निक है। साथ ही साथ ये इसके अंदर हम मल्टी लेयर फिल्म्स भी बना सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ग्लास इंडस्ट्री और सोलर सेल के प्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं, जो कि ये टेक्निक काफ़ी सालों से वहाँ पे यूज़ होती आ रही है। अब इस स्प्रे पैरालिसिस में कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या क्या रखनी चाहिए कि इसके हमारे पास ऑपरेटर्स क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो मैं यहाँ वहाँ पे लिख देता हूँ। एक है आपकी एटमाइजर, एक आपका प्रीकर्सर सॉल्यूशन, एक आपका सबस्ट्रेट हीटर और एक आपका टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है जी। टेम्परेचर कंट्रोल। अब ये एटमाइजर क्या होता है? बाकी तीन चीज़ें तो हमें पता चल गया कि वो नाम से पता चला। प्रीकर्सर सॉल्यूशन जो हमने पहले भी देखा था, जो हमारे केमिकल बाथ में या सोल जेल में देखा था। सबस्ट्रेट हीटर सबस्ट्रेट को गर्म करने के लिए। एक टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो एटमाइजर है ये क्या होता है? अब इसका एक एनालॉजी मैं बता देता हूँ, उससे समझा देता हूँ कि जो जैसे आपकी स्प्रे की कैन होता है, जैसे आपके परफ्यूम है उसमें यूज होने वाले जो स्प्रे है वो जो कैन है उसी को हम एटमाइजर भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा जो एटमाइजर है ये वाला, ये एक लिक्विड को स्प्रे कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है। ये आपका स्प्रे है, ये जो आपकी ये चीज़ आ रही है ये। ठीक है। ये चीज़ ये आपका स्प्रे कर रहा है, कोई भी अगर इसके अंदर जो लिक्विड है वो उसको स्प्रे करता है। ठीक है। अब ये जो एटमाइजर होते हैं ये भी इसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। पहला आपका है पहला आपका आता है एयर ब्लास्ट। ठीक है। सेकंड है आपका अल्ट्रासोनिक एंड थर्ड इज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एयर ब्लास्ट टेक्निक में क्या होता है? इसके अंदर हमारा जो कैन के अंदर लिक्विड होता है एटमाइजर में उसको हम हवा में एक्सपोज करते हैं, हवा में उसको फैलाते हैं। ठीक है जी। सेकंड है जो हमारा अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक के अंदर हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो एयर ड्रॉप्स है जो हमारी लिक्विड है वो शॉर्ट वेवलेंथ में ही यूज़ हो पाए। ठीक है जी। और तीसरा जो हमारा अल्ट्रासोनिक है वो जो है सॉरी अल्ट्रासोनिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें भी लिक्विड को ही हम यूज़ करते हैं, लिक्विड का को ही हम एक्सपोज कराते हैं, लेकिन वो उसको एयर ब्लास्टिंग एयर में करवाते थे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम उसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको फैलाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो स्प्रे पैरालिसिस है काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है और इसके ऊपर
काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे गए हैं, ठीक है जी। तो ये जो इसके अंदर ना, अब ये तो बात होगी कि स्प्लिट प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो इसका अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है जी। अब इसको इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी टेक्निक क्या है इसको यूज़ करने के लिए। इसके अंदर मेनली क्या होता है, आपका जो एटमाइज़र होता है, ठीक है जी। आपका जो एटमाइज़र होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो आपका लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड है, ठीक है, जो आपका उसके अंदर जो लिक्विड है, वो आपका मेटल सॉल्ट सोल्यूशन होता है, ठीक है जी। मेटल सॉल्ट सोल्यूशन होता है। अब ये करता क्या है, अब ये करता क्या है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये जो मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है, इसके अंदर ये जनाब जी क्या करते हैं, ये आप एक हीटेड सबस्ट्रेट पर हम इसको स्प्रे करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक जो आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ये एक आपका हीटिंग प्लेट पे रखा गया। तो हीटिंग प्लेट पे ये जो सबस्ट्रेट रखा होता है, ये एटमाइजर और जो हमारा लिक्विड होता है, सोल्यूशन होता है, ये उस पर जाके स्प्रे करता है। अब स्प्रे करता है तो स्प्रे आपका सीधा लिक्विड की फॉर्म में नहीं जाएगा, तो ये आपका जो सोल्यूशन होता है, ये आपका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाएगा, छोटी छोटी बूंदें जाएगी, और वो बूंदें सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी आपके सबस्ट्रेट पर, ठीक है। इम्पैक्ट करेगी आपके सबस्ट्रेट के ऊपर। अब सबस्ट्रेट के ऊपर जैसे ही इम्पैक्ट करेगी, तो वो आपका डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर बन जाएगा, ठीक है। डिस्क शेप की आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि आप कोई आपका लिक्विड है आपके पास, चाहे वो पानी हो गया, ऑयल हो गया, उस पर जब आप दो तीन बूंदे डालते हो, जैसे पानी में आपकी पानी की बूंदें डाल देते हो, तो जब वो इम्पैक्ट होती है, तो डिस्क शेप की रिंग्स बननी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जब ये स्ट्रक्चर पे पड़ेगी, तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी, इम्पैक्ट पड़ते ही। तो इसका जो शेप है, ठीक है, इसका जो शेप है, मैं पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देते, ठीक है जी, यहाँ लिख देते हैं। अब जो हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स का शेप है, ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स की डिस्क का शेप है, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो ड्रॉपलेट्स का जो मोमेंटम है, ठीक है, जो उसका मोमेंटम है कि वो कितनी तेजी से सबस्ट्रेट पे गिरता है। दूसरा, उसका वॉल्यूम, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम कितना है ड्रॉपलेट का। साथ ही साथ हमारा सबस्ट्रेट का आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है जी। क्या वो ज़्यादा गर्म है कि ज़्यादा ठंडा है, कि ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, ठीक है जी। तो ये उसके शेप, ड्रॉपलेट की शेप और साइज, इस इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर जाती है। तो जो ये ओवरलैपिंग हमारे पास होती है, ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है डिस्क डिस्क की, मेटल सॉल्ट की, तो वो उस सबस्ट्रेट के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये जो इसके बाद इसमें हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, खासकर इस पायोलिसिस के अंदर। हमें दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर की बात तो हमने यहाँ पे भी की है कि सबस्ट्रेट हमारा गर्म हो रहा होता है, तो उसका क्यों, और साथ ही उसका टेम्परेचर भी राइज होता है, ठीक है जी, सबस्ट्रेट टेम्परेचर। सेकंड है हमारे पास उसका, हमारा जो सोल्यूशन होता है, प्रीकर्सर सोल्यूशन, ठीक है जी, ये चीज़। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, मतलब जो स्प्रे प्रोसेस होता है, उसके अंदर कई सारी प्रोसेस चल रही होती है, चाहे वो साइमल्टेनियसली चले, चाहे वो सीक्वेंशियली चले, ठीक है जी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो है आपका एरोसोल की जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्वेंट का इवेपोरेशन, ड्रॉपलेट का इम्पैक्ट और साथ ही साथ प्रीकर्सर का डिकम्पोजिशन ध्यान रखना चाहिए। अभी जो एरोसोल है, ये आप कह सकते हो कि ये आपका एक तरह से जो हमारे पास जिसके अंदर हम एटमाइजर को डालेंगे, ठीक है। एटमाइजर
होता है एक मेनली यहाँ पे ये एक कैन होता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बात करें इसका मीनिंग, अगर आप जाकर देखोगे इंटरनेट पर तो एरोसोल एक कैन होता है, ठीक है जी। तो कई सारी स्टडीज की माने तो जो डिकम्पोजिशन का टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्पायरोसिस के स्प्रे पायरोसिस पैरामीटर्स में, जिस जो कि क्या तय करेगा उसकी उसकी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, उस थिन फिल्म की प्रॉपर्टी। अब ये मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी आपको होती है कि स्टडी ऑफ फॉर्म्स होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स होती है। तो अगर जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उस फिल्म की मॉर्फोलॉजी भी चेंज होती जाएगी, ठीक है जी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो मॉर्फोलॉजी है वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। कैसे, किस में हो जाएगी? क्रैक्ड से पहले वो क्रैक होगी टू टू पोरस माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है जी, इसमें वो बदल जाएगी। तो जो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज है, अब जो हमारे थिन फिल्म्स की जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको भी हम वेरी कर सकते हैं, उसकी भी उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल में ला दें, ठीक है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बदल गया तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। तो सपोज अगर मेरे पास एक जिंक ऑक्साइड की फिल्म है, ठीक है, तो अगर मैंने इसका टेम्परेचर को सही तरीके से यूज़ किया, इसका सही टेम्परेचर लेके आया, तो मैं इसकी ऑप्टिकल ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बदल सकता हूँ, ठीक है, उसको अपने हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो है कि मैं कैसे एक सब डिकम्बशन फिल्म की टेम्परेचर को कंट्रोल करके अपने जो बिल्कुल डेंस फिल्म का डेंस स्ट्रक्चर है उसको मैं हाईली पोरस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये तो था आपका कि कैसे एक टेम्परेचर आपका स्प्रे पायोलिसिस में कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब सेकंड है कि अगर हमारा जो उसका प्रीकर्सर सोल्यूशन होता है जो हमारे एटमाइजर में होता है वो क्या रोल निभाता है इस हमारे स्प्रे पायोलिसिस के अंदर। तो ये जो सेकंड फैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। ये आपका आप इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास ये किस तरह का सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें सॉल्ट किस टाइप का है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, एडिटिव्स क्या है, जो कि उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है जी, ये उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो तो जो हमारा इसकी इसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम अपनी जो फिल्म है उसको तैयार कर सकते हैं। तो सपोज में जैसे मेरे पास टाइटेन टाइटेनियम ऑक्साइड फिल्म है, तो मैं उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ एक क्रैक क्रैक फ्री रेक्टूगल में। कैसे कर सकता हूँ मैं उसमें एडिटिव्स को बार बार चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। कैसे? एक एसिडिक एसिड को मैं प्रीकर्सर सोल्यूशन में ऐड करके तो उसकी वो मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। ये कैसे मुझे पता चला? क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम बार बार उसमें एडिटिव्स को ऐड कर दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एडिटिव्स भी उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। तो अगर मैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड की फिल्म को मैं क्रैक फ्री रेक्टूगल में चेंज करना चाहूँ तो मैं उसमें एसिडिक एसिड को मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा जिससे उसकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है जी।
तो 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 अगर सपोज मेरे पास एक एक प्रीकर्सर है, टेट्रा एन बट बटली टिन, ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं SnO2 यानी टिन ऑक्साइड को के इलेक्ट्रोड्स को डिपॉजिट कर दूंगा, जिसकी मैं जिसकी मैं क्रिस्टलिनिटी और उसकी डिपोजिशन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दूंगा। वो भी किस पे? 340 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे? इसके अंदर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करके, ठीक है जी। उसी के वही प्रिंसिपल वही है कि वो हमने उसके अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसके हमारे पास दो कारण है कि हमने ऐसा क्यों किया है। पहला तो कारण ये है कि जो H2O2 है, ठीक है, H2O2 है, वो इजीली इजीली डिकम्पोज हो जाएगा सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है जी, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर देगा, ठीक है। उसकी वजह से इसकी वजह से ऑक्सीडेशन को प्रमोट हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगी, जो कि हमारे पास रेजिड्यू को रेजिड्यूल्स को फिल्म पे ही छोड़ देगा, ठीक है। फिल्म मतलब कि छोड़ देने का मतलब फिल्म पर वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करने से। दूसरा कारण ये है कि जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास डायरेक्ट एटॉमिक बॉन्डिंग हमें मिलती है, जिससे जिससे हमें डिजायर्ड सॉरी 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 तो मैं क्या बता रहा था कि जो उसका सेकंड रीजन है कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और ये जो पेरोक्साइड को इंट्रोड्यूस करने से एक तो इसकी डायरेक्ट एटॉमिक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे हमें हमारा डिजायर्ड फिल्म हम इससे बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो दो रीजन थे कि क्यों हम एडिटिव्स को किसी एक सोल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ यहाँ तक। तो चलिए अब अगले बात करते हैं अपना फोर्थ मेथड, वो है आपका प्लेटिंग के बारे में, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं अपने फोर्थ टाइप की, जो है प्लेटिंग के बारे में। अब प्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक दो मेटल्स को, जिसपे एक वो मेटल जिसके ऊपर एक सबस्ट्रेट होगा, ठीक है जी, और दूसरा मेटल एक वो वाला मेटल होगा जो उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके कोट होगा, ठीक है, उसके फिल्म बनेगी। तो ये जो दोनों मेटल्स होते हैं, ये एक केमिकल बात में सबमर्ज होते हैं, ठीक है जी। तो और जो ये होते हैं, ये आपका पानी के साथ साथ पानी भी होता है, जो आपका मेटल सॉल्ट के साथ मिक्स होता है, ठीक है जी। अब ये मेटल सॉल्ट जो होता है, ये सबस्ट्रेट पर चिपकता है, और ये बहुत यूनिफॉर्म पैटर्न भी बना देता है। अब ये इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास जो फिल्म की थिकनेस है, वो डिपेंड करती है कि कितनी देर तक जो सबस्ट्रेट है वो केमिकल में डला हुआ, ठीक है जी। तो ये तो था प्लेटिंग के बारे में कि प्लेटिंग होती क्या है, कि एक मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये दो तरह की होती है। पहला है आपका इलेक्ट्रोन प्लेटिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग, ठीक है जी। अब इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम कई और नाम से भी जाना जाता है। पहला नाम है इसका इलेक्ट्रो डेपोरेशन, दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रोमेटलर्जी, थर्ड इलेक्ट्रोफॉर्मेशन, एंड फोर्थ इलेक्ट्रोक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सबसे पुराना मेथड है जिसमें हम एक मेटल की थिन लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर हम कोट कर देते हैं, ठीक है, जिससे उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज को हम ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी मॉडिफाई कर सकते हैं
कैसे, एक मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम सोल्यूशन के आयंस को डोनेट कर देते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे नाम से पता चला है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ठीक है जी। तो ये कई सारे एप्लीकेशंस में बहुत अच्छा माना गया, काफ़ी वर्सेटाइल है। जैसे कि एप्लीकेशन आपकी नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स और नैनो वायर्स, ऐसे एप्लीकेशंस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है जी। इसको मेटलर्जी क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हमारा जो मेटल है उसको हम और से और होता है आपका, जैसे ऑर्नामेंट्स हो, वो आपके जैसे खदानों में से जैसे कोयला निकल गया, सोना निकल गया, गोल्ड निकल गया, सिल्वर निकल गया, वैसे जो कच्चा चीज होती है, वो जो जब खदानों से निकलती है, वहां से अगर मेटल को निकाला जाए इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो उसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी कहा जाता है। इसका एक अलग यूज क्या है, जो इलेक्ट्रोफॉर्मेशन कहा जाता है इसको। इसके अंदर क्या होता है, हम को अगर कोई, जैसे मैं कोई शेप, किसी चीज का शेप बना रहे हैं हम, ठीक है, जैसे आप ले सकते हो, जैसे एक आप शूज का शेप ले लो। अगर हम कोई जूता बना रहे होते हैं, अगर जूता बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी सबसे पहले हम पैर का शेप बनाते हैं कि किस तरह का पैर हमें चाहिए, किस तरह का शूज चाहिए, किस साइज का चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। तो उसका जो मोल्ड बनाते हैं, ठीक है, जो उसका मोल्ड बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफॉर्मेशन उसको कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स के मोल्ड की फॉर्मेशन में यूज होता है, जो उसके फाइनल शेप को डिटरमाइन करती है। और लास्ट जो इसका आता है इलेक्ट्रोक्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी कुछ टेक्निक्स है, जो हमारे मेटल डिकम्पोजिशन है, डिपोजिशन है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, तो उसको इलेक्ट्रोक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, अब जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या इलेक्ट्रोडेपोजिशन है, ये आया कहाँ से? ये आपका जो रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे, वी क्रिस्टिया कोवस्की। ठीक है, अगर माफ करना अगर, ठीक है, नाम है, स्पेलिंग गलत लिख दिए, इनका नाम स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। क्रिस्टिया क्रिस्टिया कोवस्की। ठीक है जी, क्रिस्टिया कोवस्की। अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है जी, क्रिस्टिया कोवस्की। ठीक है जी। इन्होंने 20th सेंचुरी में इस टर्म का इन्वेंशन किया था। ठीक है जी, इन्होंने यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस चीज को नाम दिया था। अब इसमें होता क्या है मेनली, अगर जैसे आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास एक वाटर है, वेफर है और वेफर होल्डर है, जिसके ऊपर हमारा सबस्ट्रेट होता है। एक कंटेनर होता है जिसके हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक अलग अलग मेटल होती है जो उस वेफर पे डिपॉजिट होनी है। ठीक है जी। और साथ ही साथ मेरे पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स होगी, चाहे वो आपका बैटरी हो, जिसको बैटरी लगा देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है जी, ये इसका जो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जब आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो सोल्यूशन में जाके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वो सोल्यूशन में जाके मिक्स हो जाते हैं ऐसे। और ये जो होते हैं, ये आपका इस वेफर पे जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका होता है कैथोड। ठीक है जी, ये आपका होता है कैथोड और ये होता है आपका एनोड। ठीक है, तो वो आपका, ये होता है आपका कैथोड, ये होता है आपका एनोड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे जाके जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसी से हमारे पास जो थिन फिल्म है वो इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, जो क्या, थिन फिल्म कह लो या थिक फिल्म कह लो, जो भी हमें चाहिए होती है, वो उसके ऊपर जाके चिपक जाती है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या हमारे पास। ठीक है जी। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि हमारे पास दो कंडेंसर, अब जैसे हम कोटिंग्स करते हैं, ये हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो स्पून्स होते हैं,
अगर हमारे पास एक स्टील का स्पून है, हमने उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग चढ़ानी है, तो हम कॉपर मेटल को का यूज़ करके उस पर और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम उसके ऊपर चढ़ा देते थे कॉपर की कोटिंग, या फिर हम पीतल की कोटिंग चढ़ा देते थे या गोल्ड की कोटिंग चढ़ाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी ये वही चीज़ है कि हम यहाँ पे कोटिंग्स कर रहे हैं सिंपल सी, जो एक मेटल के दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगला आता है मेरे पास इलेक्ट्रोलेस कोटिंग। अब जो इलेक्ट्रोलेस कोटिंग है, नाम से सीधा पता कर सकता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं होती। ठीक है जी। इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है, यूज होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें से ये स्पॉन्टेनियस होता है। वहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी को का यूज़ करके इसको हम कंट्रोल भी कर सकते थे, चाहे वो डेंजरस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम खेल रहे हैं एक तरह से। ठीक है जी। तो झटका कभी भी लग सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलेस है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर हम सॉरी, ये ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते, और उससे क्या होगा, इसमें जो डिपोजिशन होगी वो स्पॉन्टेनियसली होगी, कभी भी मतलब एकदम से हो जाएगी, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। ठीक है जी। ये होता है, तो ये इसलिए कहते हैं ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। और क्योंकि हम इसकी जो फिल्म की थिकनेस है और यूनिफॉर्मिटी है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जैसे कैसे भी आ सकती है। ठीक है जी। तो जैसे ये आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कोई बैटरी डीसी सोर्स नहीं लगाया हुआ। एक सिंपल सोल्यूशन है, उसके अंदर एक सबस्ट्रेट है। ठीक है जी। बस हमने नीचे से एक थोड़ी हीट सप्लाई दे रहे ताकि वो जो मेरा सोल्यूशन है वो थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाए। ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। कोई इसका जो थर्मल रिएक्शन होगा, जो हमारे पास उसमें थर्मल रिएक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ वो टूटना शुरू हो जाएगा, और उससे जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस सबस्ट्रेट पे जाके जाके उसके कोट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा भी प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रोल प्लेटिंग से ज़्यादा, क्योंकि ये इंडस्ट्री, इसमें कोई वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये तो था हमारे पास ये था हमारे पास प्लेटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्ट लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है केमिकल वेपर डेपोजिशन के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं अपने लास्ट मेथड की, जो कि है केमिकल वेपर डेपोजिशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एपिथेक्सिली समझो सॉलिड मटेरियल्स की फिल्म है, वो हम अपने सरफेस के सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट करते हैं, वो भी ड्यूरिंग वेपर फेज में। ठीक है। अब ये वेपर फेज क्या होता है, इसके अंदर हम जो हमारा लिक्विड है या जो सॉलिड है उसको कंडेंस कर देते हैं, उसके प्रेशर को इंक्रीज करके, बिना उसके टेम्परेचर को घटाए। ठीक है जी। तो ये आपका जो सीवीडी प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कैटलिस्ट में, एनर्जी एप्लीकेशन जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन वेपर और सोलर सेल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। और ये हाईली वर्सेटाइल मेथड भी है और फास्ट मेथड भी है, जिसमें जो हमारी फिल्म जो होती है, जो फिल्म हम प्रोड्यूस करते हैं, वो डेंस होती है, प्योर कोटिंग की होती है, जिसकी थिकनेस भी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी सीवीडी प्रोसेस है, ये कितनी टाइप्स की होती है। अब ये 3 टाइप्स की होती है। पहली है लो प्रेशर, दूसरी है प्लाज्मा एनहांस्ड, एंड थर्ड इज एटॉमिक लेयर डेपोजिशन। ठीक है जी। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है हमारे पास लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन। अब ये जो लो LPCVD प्रोसेस है, इसको हम 0.1 से लेकर 10 टॉट के प्रेशर में ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी। और ये आपका मीडियम वैक्यूम एप्लीकेशन में यूज होता है। ओके जी। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इसका जो ऑपरेटर्स है, जो चीज़ इसमें यूज होती हैं, वो एक होता है आपका हॉट वॉल रिएक्टर्स, जो आपका हीट प्रोवाइड करता है, वर्टिकल फ्लो बैच रिएक्टर्स और सिंगल वेफर रिएक्टर्स। ठीक है जी। तो
पहले के टाइम में जब स्टार्टिंग में आया था 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी के लगभग पूरे उसमें हम हॉरिजॉन्टली हॉट वॉल ट्यूब का रिएक्टर्स का यूज करते थे, जो आपका ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हम 100 या उससे ज़्यादा के वेफर्स पे हम काम कर सकते थे। अब इन पे जो ये वेफर्स पे काम करते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसेस थी, जिसमें हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन नाइट्राइड और पॉली पॉलीसिलिकॉन की फिल्म्स को हम डिपॉजिट कर सकते थे, जो कि 425 डिग्री सेल्सियस से लेकर 740 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट किया जा सकता था। और ये जो टेम्परेचर है, ये कैसे अचीव करते थे, ये हम रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से हम उसका यूज कर सकते थे। अब इसमें क्या था, इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम आती थी। अब तो प्रॉब्लम क्या थी, वो ये वाली प्रॉब्लम थी, इस फिगर में इसकी प्रॉब्लम, इसके कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम थी। इसका जो यहाँ पे जो गैस इनलेट का, जहाँ से हम प्रीकर्सर सोल्यूशन भेजते थे, वो क्या करता था, वो फ्रंट एंड पे हम उसको फीड करते थे। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आई कि वो वेफर के साथ तो रिएक्ट करते ही करता था, जो ये हमारा वेफर है उसके साथ रिएक्ट करते ही करता था, लेकिन वो उसके सेपरेटर्स के सरफेस पे यहाँ पे और यहाँ पे भी रिएक्ट करना शुरू कर देता था, जिससे क्या हुआ, जो उसकी जितना हमें चाहिए था उससे ज़्यादा यूज़ होता था, और वो बहुत जल्दी डिप्लीट भी हो जाता था। तो साथ ही साथ हमारे यहाँ पे तो फिल्म तो चढ़ गई, इसके ऊपर फिल्म डिपॉजिट हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम ला देता था, इसके सरफेस पे भी कुछ चीज़ ऐसी डिपॉजिट हो जाती थी। तो इसका एक इलाज तो ये था कि आप यहाँ पर वेफर लोड लगा के उसके लोड को कंट्रोल कर सकते थे, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा मेथड भी रहा। और, साथ ही साथ एक और मेथड भी था कि आप गैस इंजेक्शन आपका गैस इंजेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है जी। तो ये 1990s और 2000 के अर्ली स्टेजेस में तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बाद में जाके ये प्रोसेस फेल हो गया, क्योंकि ये उस वजह से ये इसका जो डिवाइस का डिज़ाइन था वो काफ़ी छोटा होना शुरू हो गया। तो उससे अनएक्सेप्टेबल वेरिएशंस आने शुरू हो गए फिल्म डिपोजिशन में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जिससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो इस डिज़ाइन को हटा दिया गया, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं ये वाला डिज़ाइन, जो कि आपका सिंगल वेफर सीवीडी प्रोसेस होता है, ठीक है जी। इसके अंदर आपका सिंगल वेफर ही यूज़ होता है एक टाइम पे, ठीक है जी। आपका सिंगल वेफर यूज़ होता है, सिंगल वेफर आपको यूज़ होता है, और वो काफ़ी हद तक हमें एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हमें देता है, ठीक है जी। इसके अंदर जो आपकी जो गैस रिसर्कुलेशन और गैस टू सॉरी नॉट गैस सरफेस टू वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी हद तक हम इसको प्रिसाइसली ट्यून कर सकते थे, और कोई भी हमें गैस फेज का जो न्यूक्लिएशन होता है या फिर पार्टिकल जनरेशन की जो समस्या आती है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा प्रोसेस रहा, इस प्रोसेस को यूज़ करिए, जो सिंगल वेफर सीवीडी प्रोसेस था, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, जो कि है आपका प्लाज्मा एनहांस्ड
CVD प्रोसेस, ठीक है जी। ये भी काफ़ी हद तक LP CVD प्रोसेस की तरह ही सेम रहता है, लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो प्रोसेस का टेम्परेचर होता है उसको वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, या फिर और साथ ही साथ रिड्यूस करता है वाइल मेंटेनिंग या इंक्रीज डेपोरेशन के रेट को, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका प्लाज्मा एनहांस्ड CVD प्रोसेस था, ठीक है। ये भी आपका सेम वही हॉट बॉल था जैसे आपका LP CVD प्रोसेस होती है। इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आई है कि आपका गैस इनलेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही सेम चीज़ होती है, बट इसके अंदर एक एडवांटेज था कि जैसे जैसे ये बढ़ा, जैसे जैसे ये मेच्योर हुआ, ये अपनी थिन फिल्म मटेरियल्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है जी। तो ये था इसके बारे में आप, ठीक है, प्लाज्मा एनहांस CVD प्रोसेस के बारे में। तो इसको थोड़ा ठीक सही करने के लिए इसकी डिज़ाइन में तो बदलाव किए गए और आपका इसको भी सिंगल वेफर प्लाज्मा चेंबर में कन्वर्ट कर दिया गया, जो आपके सामने है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसा LP CVD प्रोसेस है, लेकिन बस इसमें ये है कि इसमें आपका प्लाज्मा यूज होता है, वहां पे आपका वेफर यूज होता, दूसरे वेफर यूज होते थे, लिक्विड आपका लो प्रेशर में लिक्विड यूज होता था, आपका प्रीकर्सर कंसंट्रेशन यूज होता है, लेकिन इसके अंदर आपका प्लाज्मा यूज होता है, ठीक है जी। तो ये था आपके बारे में, ये था आपका प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा एनहांस्ड के बारे में, कि इसमें बाकी प्रोसेस सारा सेम है, बस आपका प्लाज्मा यूज होता था और वहाँ पे आपका प्रीकर्सर कंसंट्रेशन यूज होता था, ठीक है जी। तो लास्ट आता है हमारे पास एटॉमिक लेयर डेपोजिशन, ठीक है। ये भी कुछ हद तक मतलब कि ये भी LPD की तरह ही है, लेकिन इसका जो केमिकल प्रोसेस है उसको हम स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते थे, ठीक है, जो कि आइसोलेट डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन और रिएक्शन स्टेप्स में होता था। तो ये जो प्रोसेस है ये सेपरेट पल्सेस को एम्प्लॉय करता था। तब इसके प्रोसेस में क्या होता है, इसमें 4 स्टेप्स होते थे हमारे पास, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी प्रीकर्सर की, वो इस तरह से फॉर्म होती थी कि जो केमिकली, कि जो मैं आगे लिख देता हूँ, जो केमिकली बाउंड होती थी मोनोलेयर से, ठीक है जी, मोनोलेयर के, और ये आपका सबस्ट्रेट के सरफेस पे होता था, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता था, उसके ऊपर हम करते थे। तो कोई भी जो लेयर थी, जो कोई भी लेयर इसके बियॉन्ड बनती थी, वो इतनी वीक होती थी कि वो, कि जो भी इसका प्रीकर्सर सोल्यूशन होता था, जो भी प्रीकर्सर कोई भी फिजियो आपका फिजियोशन जो फोर्सेस होती थी उसको वो हाई वैक्यूम के अंडर वो रिमूव कर देता था, ठीक है जी। तो एक बार जब ये जो मोनोलेयर है, एक बार जो ये मोनोलेयर है ये आपका सबस्ट्रेट पे प्रेजेंट हो गया, तो आपका जो चेम्बर है, वो री इवैक्यूलेट होना शुरू हो जाएगा, और जो भी एक्सेस प्रीकर्सर सोल्यूशन होगा या प्रीकर्सर आपका होगा उसको वो रिमूव कर देगा, और फिर ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर हम एक रिएक्टेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये जो रिएक्टेंट होगा ये आपका मोनोलेयर के साथ रिएक्ट करेगा और हमें एक डिजायर्ड कंपाउंड को हमें प्रोवाइड कर देगा, जो हमें हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो हमें मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, लास्ट जो है, अगर जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, वो जो बाय प्रोडक्ट्स इसके बन जाएंगे इसके बाद, वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है जी, वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे इस प्रोसेस में देख लीजिए, यहाँ पे एक आपका कोई सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर ये
अब ये आपका कोई केमिकल है वो आया, ठीक है, मोनोलेयर बन गई, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो पंप हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर हम रिएक्टेंट को इंट्रोड्यूस कर जाएंगे, तो रिएक्ट होने के बाद जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट, जो भी हमारे कंपाउंड है वो बन जाएगा। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा, जो बाय प्रोडक्ट्स होगा, वो हमारा निकल जाएगा, वो पंप हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में जो ये है, ये हमारा डिजायर्ड कंपाउंड है। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा केमिकल डेपोजिशन इन थिन फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।